ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हमारा टॉपिक रहेगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस। So requirement gathering and feasibility analysis are crucial steps in system development. These processes ensure that a project is well defined, feasible and aligned with the organization objectives. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं जिनको हमें फुलफिल करना है। और वो फुलफिल करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ेगी। किनसे? एंड यूज़र से, जो एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर पे या उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। उनसे हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी कि क्या क्या उनको उस सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें चाहिए होंगी, उस सिस्टम को जो डेवलप हम करने जा रहे हैं उसमें उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और क्या वो फिजिबल भी है हम लोग के लिए प्रोवाइड कराना, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिजिबल होगा उस पर्टिकुलर कॉस्ट के अंदर उन सर्विसेज को अवेल करना। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर निकाली जाती हैं। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर जो आपका रहेगा वो उसमें आपका इंश्योर प्रोजेक्ट क्लैरिटी, कि आपको प्रोजेक्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ हेल्प्स इन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग, तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग है उसमें भी हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट के दौरान आने वाले रिस्क हैं, तो उन रिस्क को रिड्यूस करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। आगे अगर बात की जाए, एसआरएस एक डॉक्यूमेंट होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सो एसआरएस डॉक्यूमेंट द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम। इट सर्व्स एज अ डिटेल्ड रेफरेंस फॉर स्टेक होल्डर्स एंड डेवलपर्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग एक एसआरएस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, किसके? स्टेक होल्डर्स के और डेवलपर्स के। और ये जो फोकस करता है मेनली, ये करता है हमारा सिस्टम की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, इस्टेब्लिश करता है कॉन्स्टेंट और गाइडलाइंस को, और साथ ही साथ अलाइन करता है यूज़र एंड सिस्टम की नीड्स को। यानी कि हमारे जो यूज़र एंड यूज़र्स हैं या फिर उस सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, उनकी क्या क्या नीड है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो फुलफिल हो रही हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर एसआरएस के अंदर हमें मेंशन करना होता है। और इस्टेब्लिश ये करता है कि क्या क्या हमें कांस्टेंट यहाँ पर हमें लगाने चाहिए, गाइडलाइंस भी हमें यहाँ पर मेंशन करनी होती है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए, तो क्लासिफिकेशन में रिक्वायरमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। वन इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक, देन टैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्टैचुरी। सो ईच टाइप सर्व्स एज अ डिफरेंट पर्पस इन सिस्टम डेवलपमेंट। तो जब भी हम सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमारे को यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट की नीड होगी। अब वो रिक्वायरमेंट 4 तरह की हो सकती है हमारे पास। एक होगी स्ट्रेटेजिक, एक होगी टेक्निकल, एक होगी ऑपरेशनल और एक होगी हमारी स्टैचुरी। जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स में स्ट्रेटेजिक की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स इसके अंदर हम फुलफिल करते हैं। टेक्निकल अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीडियम टर्म एंड ऑपरेशनल प्लानिंग इसके अंदर इंक्लूड होती है। देन इसके अलावा जो ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल के अंदर हमारा डे टू डे सिस्टम फंक्शनलिटी आती है कि कोई डेली के टास्क हैं तो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करने होते हैं। स्टैचुरी में सारे लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस हमें देखनी होती है, क्या हम जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं, वो सारे लीगल पैरामीटर्स को फुलफिल कर भी रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट के अंदर देखते हैं। So gathering requirement is essential for accurate system development. Various techniques help collect users' need and development. So needs and system constant. So यहाँ पर क्या है कि हमें जितनी ज़्यादा एक्यूरेट लेवल पे हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे उतना ही अच्छा हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा। अब ये गैदर करने के लिए कई सारे यहाँ पर तरीके होते हैं, और यूज़र की नीड को सबसे प्राइम यहाँ पर रखा जाता है, और सिस्टम पे कौन कौन से हम कांस्टेंट लगा सकते हैं उन चीज़ों को भी यहाँ पर देखते हैं। अब गैदर करने के जैसे तरीके हमने बताए, तो एक होता है आपके पास इंटरव्यू। जी हाँ, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं, किससे? स्टेक होल्डर्स और एंड यूज़र्स से। अगर मुझे पता है ये 3 पर्सन है XYZ जो सबसे ज़्यादा उस सिस्टम पे काम करेंगे, तो मैं उन तीनों से ही
वन टू वन इंटरेक्शन करूँगा, पूछूंगा कि आखिर उनको सॉफ्टवेयर या उस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या वहाँ पर वो देखना चाहते हैं, क्या फंक्शनैलिटी उनको चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि सिंगल एक क्लिक करने पर ही कोई मेल एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर स्कैन हो रहा है तो एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाके वो स्टोर हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी डिटेलिंग में जाके बात की जाती है, देखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग एक पूरा SRS डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है वो होता है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। तो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आज की डेट में बिना सिस्टम के ऐसे काम कर रहे हैं या पुराने सिस्टम पे ऐसे काम हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करके देखना और फिर नए सिस्टम में क्या क्या हम फंक्शनल चेंजेस कर सकते हैं, क्या फंक्शनैलिटी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे और ज़्यादा बेटर इनको हो जाए। ये सारी चीज़ें ऑन साइट ऑब्जर्वेशन के अंदर आती हैं। देन नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन। डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर आपका क्या आता है, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। कि जो आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उसको आप चेक करते हैं कि उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, क्या हम उसमें कोई इंफॉर्मेशन कम कर सकते हैं या कोई बढ़ा सकते हैं जिससे हमें कोई बेनिफिट मिले या हमारा टाइम रिड्यूस हो जाए। इस तरह की चीज़ें भी हम यहाँ पर उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर है क्वेश्चनर्स। जी हाँ, क्वेश्चनर्स बना करके सर्व करे जाते हैं एंड यूजर्स के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में, और फिर उसके थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फीडबैक कलेक्ट करा जाता है कि आखिर जो हमने क्वेश्चनर्स बनाए हैं उसके अगेंस्ट यूजर्स ने क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है। और वो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम सिस्टम की डिज़ाइनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हीं रिस्पॉन्स के बेस पर हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है या सिस्टम के जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग है उसको हम बनाते हैं। देन सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें सही या अप्रोप्रिएट टेक्निक्स सिलेक्ट करनी चाहिए। जितना ज़्यादा बेस्ट मेथड हम यूज़ करेंगे डेटा कलेक्शन करने का, उतने ही अच्छे से हमारा डेटा कलेक्ट भी होगा और हमारा सिस्टम भी एफिशिएंट बनेगा। अगर हम सिस्टम ऐसा बना दें जिसमें हमें पता ही ना हो कि डेटा कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। इंटरव्यू की जैसे बात करें तो इंटरव्यू में डायरेक्ट डिस्कशंस होते हैं, किसके साथ, एंड यूजर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ। साइट डिटेल इंसाइट्स उनसे ली जाती है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट समझी जाती है और क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है नए सिस्टम से, क्या वो चाहते हैं कि नए सिस्टम कैसे काम करें, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। तो पहली चीज़ की पॉइंट्स की अगर बात करें तो हमें क्या होता है, हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है और क्या होता है, हमारे पास जो क्लैरिफिकेशन है रिक्वायरमेंट्स की वो अलाउ हो जाती हैं। प्लस स्टेक होल्डर का जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पर बढ़ता है, वो इनकरेज होता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलप फिर होने लगता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट आता है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। तो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, रियल टाइम बेसिस पर ऑब्जर्व करते हैं प्रोसेसेस को, कि अगर किसी कंपनी के लिए मुझे एक सिस्टम डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अभी उनके यहाँ किस तरह से काम हो रहा है, कौन व्यक्ति किसको रिपोर्ट कर रहा है, कहाँ से फाइल का मूवमेंट हो रहा है, या कोई प्रोडक्शन लाइन पे काम हो रहा है तो किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं, अंडरस्टैंड की जाती हैं, वर्क फ्लो समझा जाता है। कोई बोटलनेक सिचुएशंस है कि कहाँ पर आगे चीज़ें अटक रही हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उन चीज़ों को देखा जाएगा। सिस्टम किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट उनका कैसा है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर ऑन साइट ऑब्जर्वेशन के अंदर ही रहती है। साथ ही साथ की पॉइंट्स की अगर बात करें तो एक्चुअल यूज़र इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, हाईलाइट की जाती हैं प्रोसेस की इनएफिशिएंसीज की, कहाँ कहाँ पर प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, इनएफिशिएंसी कहाँ से आ रही है, और इंश्योर किया जाता है एक्यूरेट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को, कि हमारा जो सिस्टम का रिक्वायरमेंट है वो एक्यूरेटली यहाँ पर हो जाए। डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन भी एक यहाँ पर पार्ट होता है। उसके थ्रू क्या होता है, हम लोग रिव्यू करते हैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को,
मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ पर पुराना सिस्टम कुछ चल रहा है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो सबसे पहले हम वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मिसिंग है और क्या यहाँ पर हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं और कैसे इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि रिपोर्ट्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। सिस्टम के ऑपरेशंस को समझा जाता है, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में क्या क्या दिक्कतें थी, क्या प्रॉब्लम थी, उनको देख करके उसके सॉल्यूशन प्रपोज करे जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल डेटा मिल जाता है जिसके बेस पे हम अपना सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। जो कंप्लाइंस हैं वो हमें मिल जाती हैं, हम उसको कोशिश करते हैं कि वेरीफाई करें और उसको पूरा करें। साथ ही साथ जो डुप्लीकेसी वाली चीज़ है, रिडंडेंसी इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वो हमारी कम हो जाती है, यानी कि हम यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसको हम अच्छे से यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं और रिडंडेंसी को उसमें कम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन आयर्स। जी हाँ, क्वेश्चन आयर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं जिसमें सिस्टमेटिक डेटा हमारा होता है और मल्टीपल स्टेक होल्डर के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, अपने सिस्टम की जो नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यूज़र की क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाली है नए सिस्टम से, उसको देखते हैं। और क्वेश्चनर्स भी यहाँ पर जो हम डिज़ाइन करते हैं उसको भी कई बार हमें टाइम टू टाइम चेंज भी करना होता है। अच्छा होता है कहाँ के लिए, जहाँ पर हमारे पास लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। स्टैंडर्डाइज रिस्पॉन्सेज हमें यहाँ पर मिलते हैं और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हम यहाँ पर कम कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन आयर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने प्री डिफाइंड क्वेश्चंस रखे हैं, उसी के हमने, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ऑप्शंस भी हमने रखे हैं। अब कोई ऑप्शन ए करेगा, बी करेगा, तो हमें पता होगा कि कौन से ऑप्शंस के साथ ये जा रहा है, उस प्री डिफाइंड आंसर्स ही हमें वहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, बजाय हम कस्टमाइज आंसर्स ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। इसके थ्रू क्या है कि जो प्रोसेस है उसको हम चूज़ कर सकते हैं, सुटेबल मेथड देख सकते हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का स्कोप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या आ सकती है उसको देख सकते हैं, स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट कितना है वो भी हम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की कुछ स्पेसिफिक अप्रोचेज अगर हैं तो उसको हम लेकर के चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स जिसमें हम एक से ज़्यादा टेक्निक्स को अगर हम लेके चलना चाहें तो वो भी चल सकते हैं, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, ये सब एक साथ लेके चल रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। प्लस रिसोर्स एफिशिएंसी, तो कौन कौन से मेथड्स रहेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज रहेगा टाइम, एफर्ट्स कैसे रहेंगे, एक्यूरेसी कैसी रहेगी, ये सब हमारे रिसोर्स एफिशिएंसी के अंदर आएगा। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट की अगर बात करें तो वो भी हमारे पास आती है कि कैसे सही पार्टिसिपेंट्स को हम इंश्योर कर सकें। एडेप्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेक्निक कौन सी हमें फॉलो करनी है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए वो, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है उनको हम एकोमोडेट कर सकें। फिजिबिलिटी एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई तरह की फिजिबिलिटी एनालिसिस हमारे पास होती हैं, जिसमें हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और स्केड्यूल फिजिबिलिटी यहाँ पर आती है। टेक्निकल के अंदर हम टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं कि क्या हमारे जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स पे, उस टास्क पे। इकोनॉमिक के अंदर हम देखते हैं कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस वहाँ पर हमारी है या नहीं है। साथ ही साथ लीगल के अंदर हम देखते हैं कि लॉज के साथ कंप्लायंस आ रही है नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कोई कंपनी का लॉ, कोई सेल टैक्स का लॉ या कोई डिस्ट्रिक्ट लॉ, स्टेट लॉ, नेशनल लॉ, फिनेंस के लॉज, ऐसा कोई भी लॉ हमारा वायलेट हो रहा हो तो वो हमें यहाँ पर देखना होता है। साथ ही साथ ऑपरेशनल के अंदर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी हमारी क्या है और उसका इंश्योर किया जाता है। और स्केड्यूल की अगर बात की जाए तो उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही फिजिबिलिटी एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिसाइडिंग प्रोजेक्ट गोल्स। तो प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स बनाए जाते हैं जिसमें कुछ पर्पस होता है, स्कोप होता है और हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी वहाँ पर रहते हैं। साथ ही साथ मेन प्रोजेक्ट गोल्स की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट गोल्स में हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप आएगा। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव होंगे मेजरेबल्स होंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे को पता ही नहीं है कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। बिजनेस की स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन उसको रखा जाता है, रिसोर्सेज का एलोकेशन प्रॉपरली किया जाता है और हमारे पास एक क्लियर रोड मैप यानी क्लियर एक नज़रिया होना चाहिए, तभी हम ऐसी जगह पे
आगे उसमें काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर गोल्स ही हमारे वेग होंगे, हमें खुद नहीं पता होगा, तो हम किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया था आपको कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप रेलवे स्टेशन चले जाएं, आप बस स्टैंड चले जाएं, आप किसी बस में जाके बैठ जाएं और आपको पता ही ना हो कि जाना कहाँ है, तो कभी आप कहीं पहुँचेंगे नहीं। या अगर आपको पता है कि दिल्ली जाना है, बैंगलोर जाना है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि कौन सी बस में बैठना है, कौन सी बस दिल्ली जा रही है, कौन सी बैंगलोर जा रही है, और आप रैंडम किसी बस में बैठ गए, तब भी आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्लियर रोड मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को भी यहाँ पर देखा जाता है, जो कि बहुत एफिशिएंट होने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और अप्रोच को हमें लेके यहाँ पर चलना होता है। साथ ही साथ फिजिबिलिटी एनालिसिस प्रॉपर्ली हो, बेनिफिट्स हमने उसको चेक कर लिए हो, और उसमें रिस्क एनालिसिस ना हो रहा हो, अलाइनमेंट हो उस प्रोजेक्ट के गोल्स के साथ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी होती हैं। की पॉइंट्स की बात की रहे तो यहाँ पर कंपेयर किया जाता है डिफरेंट अप्रोचेस को, एनालाइज किया जाता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, और यहाँ पर मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि हमारे बेस्ट सॉल्यूशन निकल के आ पाए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या सीबीए भी यहाँ पर हम लोग करते हैं, जो इवेल्युएट करता है फंक्शनली फिजिबिलिटी एंड कंपेयरिंग कॉस्ट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड बेनिफिट, कि जो हमारी कॉस्ट लग रही है क्या बेनिफिट्स उससे ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर हमारा ऐसा तो नहीं है कि आरओआई कम जा रहा हो। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। साथ ही साथ आइडेंटिफाई करना होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को, जो प्रोजेक्ट से जुड़ी होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स को, वो भी हमें देखना होता है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हमें चेक करनी होती है, डिसीजन मेकिंग हमें देखनी होती है, और साथ ही साथ रिस्क असेसमेंट भी हमें यहाँ पर करना होता है। देन क्वान्टिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर हम क्वान्टिफाई करते हैं कॉस्ट को, बेनिफिट्स को। इन्वॉल्व किया जाता है यहाँ पर असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। क्या क्या हमारे पे यहाँ फाइनेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन से नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, और कैसे उसको हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट्स किसी को क्या मिल सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। कैलकुलेट आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमें यहाँ पर देखना होता है कि आरओआई हमारा कैसा जा रहा है। और जस्टिफाई करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को, कि हमारे जो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी है वो निकल के आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। ऐसा तो नहीं हम घाटे में कोई प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। देन एक होता है हमारे पास पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू जनरेट एनफ रेवेन्यू और सेविंग टू रिकवर इट्स इनिशियल कॉस्ट। It is used to financial planning to determine how quickly an investment will break even. तो एक एग्जांपल समझते हैं, जल्दी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपने घर में एक कमरा बनवाया, और आपको उसको बनवाने के लिए खर्च करने पड़े से 2 लाख रुपए। ठीक, अब आपने उसको किराए पर उठा दिया 10,000 रुपये महीना पर, तो लगभग कितना लगेगा, 20 महीने लग जाएंगे आपकी कॉस्टिंग को निकलने में, कि जो आपने 2 लाख रुपए लगाया था वो आपके पैसे निकलने में लगभग 20 महीने का समय लग गया। अब मान लेते हैं इसी जगह आपने क्या किया, आपने कहीं पर एक सड़क किनारे दुकान खरीद ली। अब उस दुकान पे यहाँ पर जब आपने यहाँ पर दुकान खरीदी है, तो उसको आपने रेंट पे उठा दिया, किराए पे उठा दिया, और आपको वहाँ पर क्या आ रहा है, 25,000 रुपये महीने का रेंट मिल रहा है। यानी कि अब आपने कितने टाइम के अंदर उसको कंप्लीट कर लिया, आपने 8 मंथ्स के अंदर ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपने रिटर्न कर लिया। यानी कि जो 2 लाख रुपए आपने लगाए थे, अब वो आपके 8 महीने के अंदर ही वापस आ गए। तो जितना आपका ड्यूरेशन कम होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा आपकी बड़ी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई उतनी अच्छी है, और फाइनेंशियल प्लानिंग भी करने के लिए हेल्पफुल होती है। कॉमन फॉर्मूला ये यहाँ पर प्रीडिफाइंड रहता है, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट और डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो से इसको किया जाता है, और उसके थ्रू ये आपका निकल के आ जाता है पेबैक पीरियड। सिस्टम प्रपोजल की अगर बात की जाए, तो सिस्टम प्रपोजल एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, प्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर मैनेजमेंट को, साथ ही साथ आउटलाइन करा जाता है सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स, फिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, और डिसीजन मेकिंग करने के समय भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमारा करता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को, हाईलाइट कर सकते हैं फिजिबिलिटी आउटकम्स को, और साथ ही साथ
जो अप्रूवल्स हमें चाहिए होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो भी हम यहाँ पर मांग सकते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आगे अगर बात करें प्रपोजल की, तो प्रपोजल कंसिस्ट करता है डिफरेंट पार्ट और डॉक्यूमेंट को, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, फिजिबिलिटी स्टडी आती है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी आती है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी इसके अंदर रहता है, जिससे हमें क्लैरिटी मिलती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है हमारे प्रोजेक्ट की, और स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ पर हो पाता है। इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि कवर पेज, जिसमें क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का नेम होना चाहिए और डेट होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी यहाँ पर हमें चाहिए होती है, जिसमें हाई लेवल ओवरव्यू चाहिए होता है। इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड होता है। फिजिबिलिटी स्टडी होती है, जिसमें एनालिसिस होती है रिजल्ट की। साथ ही साथ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यहाँ पर हमारा रहता है, डिटेल सिस्टम नीड्स हमारी रहती हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमारे रहते हैं, और साथ ही साथ कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन भी इसके अंदर कवर हमें करना होता है। फ्लो चार्ट की अगर बात करें, तो फ्लो चार्ट में हमारे पास आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स रहता है, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं यूज़र्स को, क्लाइंट को और डिसीजन मेकर्स को। कलेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, जिसमें हम यूज़र के इंटरव्यू करते हैं, सर्वे करते हैं, डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, जिसमें हम वैलिडेट करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और कलेक्ट करते हैं डेटा को। साथ ही साथ क्लासीफाई रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं फंक्शनल और नॉन फंक्शनल स्ट्रेटजीज को। साथ ही साथ कंडक्ट करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें एवेलुएट करते हैं टेक्निकल, इकोनॉमिकल, लीगल, ऑपरेशनल एंड स्केड्यूल फिजिबिलिटी को। देन रिव्यू एंड अप्रूव यहाँ पर होता है, जो कि हम मैनेजमेंट एक्सरसाइज के लिए काम करते हैं। प्रपोजल जिसमें होता है अप्रूवल्स के लिए, और डॉक्यूमेंट एंड फाइनलाइज हमारा होता है, जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं डिटेल सिस्टम प्रपोजल और डॉक्यूमेंटेशन को, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग हमने करी है उसका एक पूरा फ्लो हमारा बन जाता है, और फिजिबिलिटी एनालिसिस उसके अंदर हमारी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं इसमें, और आज के लिए यहीं पर ही रखेंगे इसको, आगे जाएंगे तो आपकी जो भी क्वेरी या डाउट है पूछ सकते हैं।